तो आइए चर्चा शुरू करते हैं महिला सशक्तिकरण पर। हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर कमला निर्भय जी का, प्रोफेसर प्रभात तिवारी जी, डॉक्टर ऋचा सक्सेना, डॉक्टर ममता भदौरिया जी, डॉक्टर आर्य शर्मा जी और अविनाश सिंह राठौर जी। मेरा जो पहला प्रश्न है प्रभा जी से रहेगा। प्रभा जी, जैसा कि हमने देखा है कि फिलहाल के कुछ वर्षों में महिला अपराध में बढ़ोतरी आई है। हालांकि सरकार ने तमाम सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन फिर भी इन अपराधों पर अंकुश लगता दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर आपके क्या विचार हैं? जी सर, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो आपराधिक गतिविधियां हैं उनमें काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला हुआ है हमें पिछले कुछ दिनों में। तो जिसका एक मुझे बेसिक रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारे नैतिक मूल्यों का पतन। आज परिवार में हम अपने बेटे को, अपने भाई को जब कभी उस प्रकार की हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नहीं बता पा रहे हैं कि महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि एक बालक है वो देखता है अपनी माँ को, अपनी बहन को कि उसके पिता और उसके भाई उसे किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये चीज़। और जब परिवार से ही बच्चा सीखना शुरू करता है, फिर उसको कॉलेज या फिर स्कूल में उस तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो नैतिक मूल्यों का जैसे जैसे पतन होता जा रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं महिलाओं क्योंकि ये हमारा नैतिक मूल्य ही है और नैतिक कर्तव्य है कि महिलाओं की सुरक्षा और उसकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखा जाए। तो ये मुझे बेसिक रीजन। ऋचा जी, जैसे हमने कहा कि भी नैतिक मूल्य आधुनिक शिक्षा में, क्योंकि आप एक कॉलेज में शिक्षा दे रही हैं, आधुनिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों की जो अनुपस्थिति है कुछ हद तक वो भी एक कारण रही है। आपका क्या कहना है इस पर? नैतिक मूल्य अगर हम कहें तो नैतिक मूल्य दो जगह से आते हैं। एक तो आपका पारिवारिक जो माहौल है वहाँ से आपको आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपको देता है वो नैतिक मूल्य। दूसरा, जहाँ पर आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने जाते हैं वहाँ से आपको कुछ नैतिक मूल्य मिलते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो उस बात का ध्यान रखें कि अपने बच्चों को वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में किस तरीके का माहौल दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो गुरु हैं जब वो अपने घर से निकलता है, चाहे वो स्कूल जा रहा है उसके बाद वो कॉलेज जाएगा, वहाँ पर पहुँचने पर उसको उसके आसपास उसके दोस्त क्या हैं और साथ साथ जो गुरु हैं वो किस प्रकार से उसको मोटिवेट कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर भी कहूँगी, क्योंकि एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हेयर इन MGS कॉलेज जितना मैं जानती हूँ कि जो स्टूडेंट्स पढ़ने कॉलेज तक आ रहा है वो अपने साथ उसका एक अच्छा कहना चाहिए कि एक मूल्य है उसके पास, बस उसको हमको डेवलप करना है, उसको निखारना है। तो वो कार्य हम सब करते हैं और हमें करना है, और हमें उसके लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि आपको अपने जी विकास में इन सब बहुत अच्छी बात कही ऋचा जी ने। शर्मा जी, जैसे कि ऋचा मैम ने कहा कि नैतिक मूल्य बच्चों को कुछ हद तक उनके पेरेंट्स के द्वारा दिए जाते हैं और गुरु को उन नैतिक मूल्यों को उभार कर और अच्छा करना है, उनको ब्रशअप करना है। तो जो टीचर्स का जो रोल है छात्रों छात्राओं में नैतिक मूल्यों को विकसित करना और उनको उभारना, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए सर, आधुनिकता की दौर में जो नैतिक मूल्यों की हम बात कर रहे हैं, नैतिक मूल्य हमारे परिवार से ना ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर जेंडर डिफरेंस शुरू हुआ कि तू लड़का है, तू लड़की है, तू लड़का है इसलिए क्रिकेट खेलेगा, तू लड़की है इसलिए गुड्डे गुड़ियों से तू खेलेगी। अब वही बच्चे बड़े होते हैं परिवार में तो धीरे धीरे एक लेकुन में बैठ जाता है कि ये लड़का है और ये लड़की है। उसमें ना यहीं से नैतिकता की शुरुआत होती है। जो नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, अब वो महाविद्यालय में जाता है। महाविद्यालय में भी हम जैसे माता पिता ही हैं जिन्होंने परिवार में बच्चे को ये सिखाया है, तो नेचुरली जो छात्रा है वो अलग बैठेंगी, जो छात्र है वो अलग बैठेंगे। तो जेंडर डिफरेंस शुरू हुआ। जब जेंडर डिफरेंस शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों में हमारा टकराव हुआ। तो ये पूरा की पूरा जो सिस्टम है, परिवार से लेकर महाविद्यालय से लेकर या पूरे समाज को लेकर या पूरे देश को लेकर या पूरे राज्य को लेकर, ये हमारे परिवार से शुरू होता है। वहाँ से नैतिकता की जो परिभाषा होती है उसका अवमूल्यन हो जाए, क्योंकि हम आधुनिकता की दौर में चल रहे हैं, संयुक्त परिवार बुरी तरह से टूट रहे हैं, हमारे नैतिक मूल्यों का प्रभाव हो रहा है। डॉक्टर ममता जी हैं,
जैसे कि सर ने कहा है कि जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है वर्तमान के सामाजिक परिवेश में, सर ने एक बात कही है उसमें को एजुकेशन का फैक्टर सर ने उसमें चर्चा करी है। यदि हम लड़के और लड़कियों को, सर ने कहा कि भी कॉलेज या स्कूल्स में हम उनको अलग अलग बैठाते हैं, भले ही स्कूल से कॉलेज से को-एड एजुकेशन के अंदर चल रहा है, लेकिन फिर भी इन द क्लास दे आर ऑर्डर टू सिट सेपरेटली, तो इसमें अनुचित क्या है? मेरे ख्याल से ठीक ही है। आपके अनुसार आपकी क्या राय है इस पर कि को-एड स्कूल में भी उनमें सेपरेशन क्रिएट करना? तो ये सेपरेशन हमें क्रिएट नहीं करना है। हमारी नज़र में स्त्री पुरुष बिल्कुल बराबर ही है। जो हम बचपन से ही घर में देखते हैं, माँ जो बच्चों का पालन पोषण कर रही है, तो लड़की को अलग तरह से पाल रही है, लड़कियों को अलग तरह की शिक्षा दे रही है, तो वो सब खत्म होना चाहिए। लड़के लड़कियों में कहीं कोई भेद नहीं है। तभी पुरुषों की मानसिकता विकृत होती जा रही है। हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, जहाँ लड़कियों को हम केवल भोगवादी के रूप में देख रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। लड़के लड़कियां समान हैं, उनके लिए, लड़कियों के लिए जो मर्यादा है वो पुरुषों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी वही शिक्षा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लड़की को कि तुम्हारा एक अलग है कार्य क्षेत्र, लड़कों का अलग है, कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है दोनों में, ये होना चाहिए। कमला मैम बैठी है हमारे साथ में। कमला जी, जो महिला अपराध है, छोटा सा एग्जाम्पल निर्भया, बहुत उच्च स्तर पर ये मामला पहुंचा और काफ़ी लंबे समय बाद निर्भया को न्याय मिलता है। तो आपकी नज़र में जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, वो कहाँ तक दोषी है महिला अपराध को बढ़ाने में या कम करने में? हाँ, ये एक बड़ा चिंतनीय पहलू है कि जब अपराध हो जाता है तो हमें अपराध मिलने में जो देरी हो रही है, ये भी एक तरह का अपराध को बढ़ावा देना है, जो कि नहीं होना चाहिए। न्याय हमें तुरंत ही मिलना चाहिए। जैसे कि निर्भया प्रकरण में हुआ, वो लड़कियों के लिए जो अपराधी के लिए जो संदेश जाता है वो गलत है, क्योंकि वो अपराध के बाद काफ़ी समय बाद, जद्दोजहद के बाद, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिलना भी न्याय नहीं रह जाता है। तो इस दिशा में न्याय प्रक्रिया को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। इस तरह से हमें फास्ट बनाना होगा। हाँ, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ऐसा गाइडलाइन जारी की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने आज का ही न्यूज़ में पढ़ रहा था, मुझे जगह का याद नहीं है, कि 29 दिन में उन्होंने जजमेंट दिया है। सिविल कोर्ट का फैक्टर है, विद इन 29 डेज। यदि इस प्रकार से हमारी जुडिशरी काम करती है त्वरित गति से, निश्चित तौर पर जो अपराध और अपराधी दोनों पर अंकुश रहेगा। वर्तमान में क्या होता है कि भाई अपराधियों के मन में एक धारणा रहती है कि भाई अपराध करने के बाद एक लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के दौरान मैं बाहर रहूंगा, और इस दौरान जो अपने प्रभाव में वो सारे लगा लेंगे, पॉलिटिकल हो या पैसे के दम पे हो, बिल्कुल वो चीजें तुरंत न्याय मिलने से अपराधी के मन में अपराध करने के प्रति जो एक खौफ है वो भय रहेगा। एक भय का हमारे साथ कॉलेज की छात्रा वर्षा मौजूद है। वर्षा, अपनी राय रखिए महिला अपराध और महिला सशक्तिकरण पर। महिला अपराध, पहली बात, महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता के ऊपर है। लोगों की मानसिकता में सुधार लाना है, जिसके लिए आज हम कार्यक्रम चला रहे हैं। आज पुलिस को भी ज़रूरत है, प्रशासन को भी आज कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? स्कूल कॉलेजों में कि बच्चे नैतिक मूल्य को समझें और स्त्रियों का सम्मान करें। लेकिन अगर उस नैतिक सम्मान को, नैतिक चीज़ों को, नैतिक सम्मान को अगर हम उन्हें बचपन से ही उनके मन में डालें, यानी घर से ही उन्हें अगर ये चीज़ सिखाना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत हद तक जो अपराध हैं उसमें कमी आएगी और हमें ऐसे कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर देखा जाए अपने इंडिया से बाहर, रूस में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर, और अपने भारत में ही देख लिया जाए, शुरू में जब ऋग्वेद था तो उस काल में स्त्रियों का जो सम्मान है वो उच्चतम था। मात्र सत्तात्मक समाज था उस समय, और सभी जो घर के जो फैसले थे वो माता या फिर बहन ही लेती थी। सही बात कही आपने। जो है ऋग्वेद में कहा गया है, एक बात यही कहना चाहूँगी कि
जो हमारी सोच थी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे जिनकी ऐसी सोच थी नारी के प्रति कि यत्र नार्यस्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसी सोच वाले देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध चिंता का विषय है। क्यों हो रहे हैं ये अपराध, ये हमें सोचना होगा। अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो हमारा समाज गर्त की ओर बढ़ता चला जाएगा। समाज का एक तबका है वो लड़कियों की आज़ादी पर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि भाई इनको ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी मिली है। निर्भया को रात की 12 या 1 बजे बाहर निकलने की क्या अवस्था थी, मतलब उनकी आज़ादी। एक तरफ तो हम चर्चा करते हैं कि लड़के और लड़की एक समान हैं, उनको हम एक ही तरह बराबर तराजू में बराबर तोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तरफ कहते हैं भी इनको ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी मिल रही है, इसलिए ये अपराध बढ़ रहे हैं। प्रभा जी, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए विशेषता नहीं, मुझे लगता है कि जैसे महिलाएं जो हैं अगर वो किसी सुनसान इलाके पर जाती हैं तो उनके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। इसी तरह कहीं ना कहीं पुरुष भी है, वो भी किसी सुनसान इलाके पे जाता है तो उसके साथ भी दुर्घटना घट सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को ही सक्षम होना चाहिए, उन्हें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए और उसके बाद वो रात के 9 बजे या 12 बजे घूमे, कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी प्रकार की। तो सबसे पहले उनके अंदर ये आत्मविश्वास आए और वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकें, ये उन्हें सिखाना ज़रूरी है सर। दिन समय का वो नहीं कि रात या दिन या कुछ, आपके पास अगर उस तरह की क्वालिटीज़ हैं कि आप डील कर सकते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, तो फिर समय का कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत महत्व रह जाता है। सही बात है। ऋचा जी, शिक्षा और नैतिक मूल्य कई मायनों में देखा जाता है। व्यक्ति शिक्षित है लेकिन नैतिक मूल्यों का अभाव उसकी व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि व्यक्ति अंगूठा टेक है, उसने कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, लेकिन नैतिक मूल्य उसमें बढ़ चढ़ते होते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अगर सिर्फ इसी मायने पे अगर हम देखें कि कोई बिना पढ़ा लिखा, तो हम ये कहेंगे ये तो कभी स्कूल गया नहीं, इसने तो ऐसी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, या कॉलेज नहीं गया, इसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। तो कहीं ना कहीं वो उसके संस्कार हैं, और वो जो संस्कार जो उसके घर से आते हैं, उसके माता पिता, उसके आसपास उसके दोस्त और उसके व्यवहार जो वो धीरे धीरे अडॉप्ट करता है अपने पेरेंट्स से, उस कारण से आते हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि मॉरल वैल्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और चाहे इस सोसाइटी में आज की डेट में जितना भी है वो मानसिकता का ही जो कहना चाहिए प्रभाव दिखता है कि हम कहते हैं वो इस टाइम पे निकली, या वो ऐसे कपड़े पहनी है, वेशभूषा पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं महिलाओं की, या कहते हैं कि ये समय ठीक नहीं है। तो ये मानसिकता दर्शाता है उन लोगों की कि वो कितना आराम से दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन और उन्होंने सेट कर दिया पैरामीटर कि महिलाओं को इस प्रकार से इस निश्चित पैमाने पर उनको खड़ा उतरना है। ये कैसे तय हुआ? जी जी, डॉक्टर शर्मा जी, जैसे कि मैंने कहा कि एक वेशभूषा की बात आई, ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, और उसी के चलते जो हमारी बालिकाओं की जो वेशभूषा है वो भ्रष्ट होती चली जा रही है। कुछ हद तक उनकी वेशभूषा या उनका जो रहन सहन है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो है, आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि आप पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करें। आधुनिक विवेकानंद भी थे, वो एक आधुनिक व्यक्ति थे, उन्होंने आधुनिकता के बारे में, मॉडर्नाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इस पर सर आप क्या कहेंगे? सर, मेरा ये कहना है कि पाश्चात्य संस्कृति को दोष देना और अपनी जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है उसका अगर हम तुलना करें तो दोनों विपरीत हैं। जब हमारे यहाँ पर एक महिला से अग्नि परीक्षा ली जाती है, एक महिला के वस्त्र हरण किए जाते हैं, राजस्थान का रूप पर्वर का कांड आपको ध्यान होगा, जहाँ पर पति की मौत के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है, वहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति कहाँ से आ गई? अगर पाश्चात्य संस्कृति की बात करें तो हमारे खजुराहो के जो मंदिर हैं वो पाश्चात्य संस्कृति से हजारों साल आगे है। बस ये है कि हमारी जो सोच है, हमारा जो मस्तिष्क है वो विकृत हो गया है। दूसरी की महिलाएं उत्तेजक कपड़े पहनती हैं, इसलिए उनके साथ बलात्कार हो जाता है। आप अमूमन अखबार में पढ़ते होंगे 6 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ,
1 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वो कौन सा सेक्स का ना प्रदर्शन कर रही थी, वो कौन से उत्तेजक वस्त्र पहने थी। इसमें पूरी सामाजिक व्यवस्था सड़ गई है, गल गई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अंधा कानून, ये तो परिभाषा होनी नहीं चाहिए। जब कानून अंधा है तो फिर वो न्याय क्या करेगा? कानून को तो अंधा होना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। हम बार बार ये दोष देते हैं कि ना बच्चों की दोष है, बच्ची ना उत्तेजक कपड़े पहनकर आती हैं, तो उन बच्चों के साथ क्या है, आपने यहीं भिंड के ना, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 3 महीने की अबोध बालिका के साथ वो कौन सा सेक्स का प्रदर्शन कर रही थी? उस वक्त अपराधी को सजा क्यों नहीं दी गई? निर्भया कांड में 7 साल क्यों लगाए गए? जबकि हैदराबाद में जो कांड हुआ था उसमें 2-3 महीने निपटा दिया गया उन्हें। तो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था का अपरोक्ष रूप से उसमें हाथ था। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो मानसिकता का ही सारा जो खेल कहना चाहिए जो है, और बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इस पैमाना, कोई पैमाना तय होना चाहिए। अभी या तो पैमाना तय किया जाए कि भाई ये पैमाना है, इस पर महिलाओं को ऐसा या ये वेशभूषा, तो ऐसा कोई किसी को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि तुम ये पहनोगे तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। जैसा कि सर ने कहा, और बहुत अच्छी बात सर ने उठाई है, और इससे हम सभी एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जैसे हम कहते हैं कि वो सुनसान स्थान पर गई या रात में गई या उसने ऐसे वस्त्र पहने, तो क्या इससे सामने वाले को अपराध करने का लाइसेंस मिल जाता है? हाँ। सही बात है। ये हमारी विकृत होती मानसिकता। ये प्रश्न तो यही है कि सोच विकृत क्यों हो रही है। हाँ। जैसे कि कुल मिलाकर के बात जो है नैतिक मूल्यों पर आ जाती है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो सिलेबस है प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और अपर क्लासेस में, मोरल वैल्यूज़ को उनके पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया जाता है बच्चों को। कारण क्या है कि वो जो शिक्षा उनके शिक्षकों द्वारा दी जा रही है, मोरल वैल्यू, आजकल आज के समय मोरल वैल्यूज़ एक सब्जेक्ट बन के रह गया है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। की सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स, साइंस है, ये जो की सब्जेक्ट्स हैं उन पर उनका शिक्षक और एज वेल एज स्टूडेंट्स दोनों का ही फोकस उन की सब्जेक्ट्स पर रहता है। मोरल वैल्यूज को दरकिनार कर दिया है कि इसकी क्या जरूरत है। तो इसको आप कहाँ तक देखते हैं? जी सर, पढ़ना और अपनाना, इसमें फ़र्क है। अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करके आपने रट लिया कि सड़क की तरफ ऐसे इस हैंड पे चलिए और ऐसा करिए या करके एग्ज़ाम में लिखने के पर्पज़ से, जीवन जीने के पर्पज़ से नहीं पढ़ा, तो फिर वो आपके लिए मोरल वैल्यूज़ रह ही नहीं जाती। जो भी कुछ आपने पढ़ा वो मोरल वैल्यूज़ नहीं, तो उसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। और अपनाने के लिए शिक्षक को और पेरेंट्स को, टीचर्स को, और जो भी भाई बहन दोस्त जो भी है, हर किसी को उन्हें हर टाइम गाइड करना पड़ता है। उसका एक टाइम नहीं होता कि 40 मिनट के अंदर हमने ये बता दिया, ये चैप्टर ख़त्म। इसके अलावा अगर मैं किसी बालक को देखती हूँ कि वो किसी नैतिक मूल्य का हनन कर रहा है या उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं देखती कि ये नहीं, ये मेरे लेक्चर का टाइम नहीं है। मुझे उसी क्षण उसको रोकना है, उसे बताना है कि नहीं बेटा ये सही नहीं, ये गलत है, आप ये सही कीजिए। बहुत अच्छी बात कही। मैं भी एक शिक्षक हूँ और मेरी भी एक हैबिट है कि भाई मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स कहीं पर भी मुझे मिलते हैं, यदि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं टोकता हूँ, भले ही उनको अच्छा लगे या बुरा। ये जो चीज़ है टोकने वाली, तो ये आज के टीचर्स में नहीं है। वो सोचते हैं कि भाई स्कूल या कॉलेज खत्म के बाद भाई तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते में, दे आर जस्ट फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मेलिटी एज ए फॉर्मेलिटीज। तो ये फॉर्मेलिटी हो गई है शिक्षकों की। जी, अभी जो समय चल रहा है वो एक संक्रमण का समय चल रहा है। नैतिक मूल्य युग और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन कुछ नैतिक मूल्य ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक और सार्वकालिक होते हैं, जो कभी नहीं बदलते। तो अभी हम जिस युग में, जो एक संक्रमण काल का युग चल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम आधुनिक भी बनना चाहते हैं, हम पुरातनता को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम कहीं बीच में फंसे हुए हैं। यही कारण है कि हमारी जो सामाजिक जो मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, अवधारणा हैं, बदल रही हैं, और हम उन मूल्यों के साथ कभी हमें लगता है कि ये सही है, कभी लगता है गलत है। तो इस वजह से हम अपने बच्चों को, जैसे नैतिक मूल्यों की शुरुआत घर से ही होती है। अब इस संक्रमण काल में सामाजिक व्यवस्थाएं, पारिवारिक व्यवस्थाएं जो थी पहले, वो अब चरमरा रही हैं। पहले जहाँ संयुक्त परिवार थे, आज एकल परिवार हो गए। पहले हमें बताना नहीं पड़ता था, पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना पड़ता था। संयुक्त परिवार होते थे, बच्चे खुद ही एक दूसरे का, बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार देना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें सहज ही सीख जाते थे। आज हमें इसके लिए पाठ्यक्रम बनाने पड़ रहे हैं,
बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये सामाजिक मूल्य जो इनको हमें फिर से एक बार सोचना होगा। बढ़ते हुए एकल परिवारों की संख्या, आजकल अर्थ का युग है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। मेट्रो सिटीज में आम सोच ये है कि हस्बैंड वाइफ बोथ मस्ट बी एंड जॉब, दोनों कमाएंगे तभी उनकी गृहस्थी चल पाएगी। ऐसी स्थिति में बच्चों की जो व्यवस्था है वो विखंडित हो जाती है। जिन सामाजिक मूल्यों की हम बात कर रहे हैं, जब बच्चा माता पिता के साथ रह नहीं रहा है, उनको हॉस्टल भेज दिया जाता है, तो नैतिक मूल्य उनमें कहाँ से अंकुरित होंगे? मैम, इस पर आप क्या कहेंगे? वो जो पारिवारिक व्यवस्था है, जो एकल परिवार बढ़ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई हमें गृहस्थी भी देखना है, इसको संतुलित कैसे किया जाए? भाई ये बड़ी जटिल समस्या है आज के दौर में। संयुक्त परिवार का विघटन बड़ी समस्या है अभी आजकल के दौर में। अब एकल परिवार हो गए, हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण सही से हो नहीं पा रहा है, उनको नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी नहीं जा रही है, अर्थ कमाने में लगे हुए हैं। तो इसमें जो है बच्चों का जो है कि विकास जो होना चाहिए हमारी संस्कृति के अनुरूप, वो नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति में धन की देवी लक्ष्मी को माना गया है, बुद्धि की देवी सरस्वती हैं और शक्ति की देवी दुर्गा है। मतलब कहीं ना कहीं नारी को ही माना गया है हर चीज़ में। तो वो सब हम भूलते जा रहे हैं, केवल अर्थोपार्जन में लगे हैं और जो है बच्चों का नैतिक विकास हम नहीं कर पा रहे हैं। जो शिक्षा हमें देनी चाहिए थी तो वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो है कि बड़ा समाज के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवारों का पतन हो रहा है। पहले बच्चों का पालन पोषण दादी बाबा नाना नानी सब घर में रहते थे, तो बच्चे अपने आप ही नैतिक मूल्य सीखने लगते थे। जैसे कि मैडम ने बताया अभी कि वो बड़ों का आदर करना, क्योंकि घर में ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, बड़े भैया हैं, उनके बच्चे हैं, तो सब सीखते थे। अब वो सब नहीं रहा है। बच्चों को हॉस्टल भेज दिया जाता है कि डिग्रियां आप अर्जित कर लीजिए, पैसे अर्जन का माध्यम सीख लीजिए, बस यही चल रहा है। हाँ, उसी का परिणाम ये है कि भाई बुढ़ापे में वृद्धजनों को जो है वृद्धाश्रम ओल्ड एज है में उनको अपनी उम्र गुजारनी पड़ती है। एक बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पर हमें एक संतुलन बनाना है अर्थ और परिवार के बीच में, और वो संतुलन कैसे बने इस पर भी चर्चा होना चाहिए। सर ये संतुलन कैसे बने? ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये एक परिवार की तरह है। अगर परिवार का जो मुखिया है वो सख्त है तो हमारा परिवार अच्छी तरह से चलेगा, और जो समाज का जो मुखिया है वो सख्त है तो हमारी सामाजिक व्यवस्था अच्छी तरह से चलेगी। बार बार ये प्रश्न उठता है कि हम बच्चों में वो नैतिक मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, हमारे संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। अभी लॉकडाउन में संयुक्त परिवार कैसे बन गए थे? सारे बच्चे दूर दूर से लौटकर आ रहे थे और आर्थिक उत्पादन भी कम हो गया था, और कम पैसों में उन्होंने अपना परिवार कैसे चलाया? तो कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था को कंट्रोल करने वाला मुखिया वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो ढीला हो तो हमारी सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल बिखर जाएगी। आप ये देखिए तत्कालीन समाज में आज जो आदिवासी समाज है उसमें बलात्कार की घटना ही नहीं होती है। वहाँ पर सब लोगों ने रहन सहन भी उनका सामान होता है, कम आर्थिक मतलब लोलुपता होती है, तब भी वो अपना परिवार चलाते हैं। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं ना, ये परिवार क्यों नहीं चला पा रहे? तो कहीं ना कहीं दोष हम में है जो हम अपने संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। एक समय वो भी था जब कैकेयी ना दशरथ के साथ युद्ध में जा रही है, एक समय वो भी था कि ना कोई पर पुरुष हमारे हाथ नहीं लगाते तो जौहर कर रही हैं लो। एक उसमें एक ऐसी भी लड़की थी जिसने कहा कि नहीं मुझे जौहर नहीं करना है, लक्ष्मीबाई मैं तो तलवार चलाकर दुश्मनों को मारूंगी। चांद बीबी रही, आपकी रजिया सुल्तान रही, इन्होंने भी शासन करा। आधुनिक युग में कई महिलाएं जिन्होंने देश और विदेश में प्रधानमंत्री का पद संभाला, हमारी श्रीलंका है, हमारी इंदिरा जी हैं, ये सब लोगों ने, और बड़ी बड़ी इस समय प्राइवेट कंपनी है इन्फोसिस वगैरह, इन सब में भी आप देखिएगा जो भी ना टीम लीडर के रूप में महिलाएं काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो हम बौद्धिकता का ना नकली आवरण ओढ़े हुए हैं उससे हम शिकार हो रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। जब 6 महीने का लॉकडाउन चला था तो हमें किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हम बिना वाहन के हमने अपने ना काम कैसे किया था? प्रश्न ये उठता है।
बिना ज़्यादा है ना हमने तेज मसाले और है ना चाउमीन वगैरह खाए हुए सादा रोटी खाकर अपना जीवन कैसे बताया था। उस वक्त हमने अपने माता पिता दादा दादी के साथ हम कैसे रहते, तो कहीं ना कहीं हल्का सा परिवार रूपी में दोष हमारा भी है, जो हम बच्चों को अंधाधुंध ना अपनी लाइफ में बढ़ा रहे हैं। अमेरिका भेज दिया, हमारा बेटा अमेरिका में इंजीनियर है, वो वहीं से फ़ोन करके कह रहा है पापा ठीक हो, बीमार हो, हॉस्पिटल में दिखा दो, मैं पैसे भेज रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जड़ों में दोष है, हम में दोष है, वो तो हमें दूर करना पड़ेगा। और वो दोष कैसे पैदा हुआ है कि हमने भी अपनी नकली जीवन जीना शुरू कर दिया है। हम तुलना कर रहे हैं कि मैडम का बच्चा अगर पढ़कर आया अमेरिका से तो मेरा बच्चा ना लंदन जाना चाहिए, जितनी चादर हो उतने पैर पसारे हम। तो वो हमारा जो समाज है, हम जानते हैं कि ना 100 साल की हमारी ज़िंदगी है, उससे ज़्यादा हम जिएंगे नहीं, तब भी हमारी सोच ऐसी रहती है हमें भविष्य में ये काम करना है, आर्थिक रूप से हमें ये काम करना है। हम नैतिक मूल्यों की बात क्यों नहीं करते कि हमारी तीसरी पीढ़ी भी उस चीज़ को संभाल कर रखे, जहाँ पर चूल्हे पर माँ रोटी बनाती थी, हम सब लोग एक साथ बैठकर खाते थे, जहाँ पर चक्की चलाती थी और जहाँ पर वो मठा निकालती थी मट्टी के द्वारा, वो वाली व्यवस्था हम अब क्यों नहीं कर रहे। विदेशी लोग तो हमारी पुरानी संस्कृति को देखने गांव गांव में आ रहे हैं, गांव में टूरिस्ट हब बनाए जा रहे हैं, वो लालटेन की ना और मोमबत्ती की और आपके दिए की रोशनी में खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े आप होटलों में देखेंगे, और हम नकली दौड़ में दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। तो दोष तो हम लोगों में है ही कहीं से, और उसे दूर करना पड़ेगा, चाहे हम सरकार बन जाए, चाहे हम न्यायपालिका बन जाए, है तो हम ही। कुल मिलाकर के इस चर्चा का निचोड़ ये निकलता है कि सर, मैं हमें ब्रीफ कर दूं? जी मुझे ऐसा लगता है कि इवन महिला सशक्तिकरण जो शब्द है वो भी आजकल अलग तरीके से लिया जाता है समाज में, कुछ भ्रम पैदा हो गया है उसके अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहनावे को लेके बहुत वो किया जाता है, तो किसी महिला का सशक्तिकरण होना, उसका सक्षम होना इस चीज़ के लिए कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सके, उसे अच्छे निर्णय ले सके अपने जीवन के लिए, न कि सशक्तिकरण होने से मतलब उसके पहनावे से कि इस तरह का पहना, सिर्फ उसके कंफर्टेबल होने से ज़रूर है। इफ़ समवन इज़ फीलिंग कंफर्टेबल इन साड़ी देन ओके, इफ़ समवन इज़ फीलिंग कंफर्टेबल इन शॉर्ट्स देन ओके। तो वो उसके पहनावे पर बहस कहाँ से आ जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शिक्षा पर बहस होनी चाहिए, उसके सुदृढ़ होने पर, महिला के उसकी शक्तियों जो हैं, सामाजिक, भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विकास जो उसका होना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सशक्तिकरण वहीं उसी के इर्द गिर्द है। बहुत बहुत अच्छी बात कही प्रभा जी ने कि सशक्तिकरण कैसे हो, किस परिप्रेक्ष्य में हो, और उस पूरी प्रक्रिया के बारे में मंथन करने की आवश्यकता है कि भाई महिलाओं को या बालिकाओं को हमें कैसे सुदृढ़ बनाना है। जहाँ तक नैतिक मूल्यों की बात है, प्रथम दृष्टया हमें नैतिक मूल्यों पर तो फोकस करना ही है। स्कूल या कॉलेजेस में शिक्षक ये ना सोचें कि भाई नैतिक मूल्यों की जिम्मेदारी माता या पिता की है, क्योंकि चूंकि माता जो है किसी भी बच्चे की प्रथम गुरु होती है, भाई उसको सिखाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी नैतिक गतिविधियां हैं स्कूल में देखा जाए, बच्चों से पूछना चाहिए हमें कि भाई आप अपने बड़ों के पैर छूकर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अपने बड़ों का उचित सम्मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्कूल या कॉलेज कैंपस में छात्रों का व्यवहार अपने सीनियर्स या अपने प्रोफेसर्स के साथ में एक आदर वाला है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो गुरु की जो भूमिका होती है समाज के निर्माण में, एक सशक्त समाज के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु का कार्य सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं रहता है। गुरु जहाँ भी है, मार्केट में है, स्कूल कैंपस के अंदर है या बाहर है, वो गुरु है, तो उसे अपनी भूमिका समझनी चाहिए। इसलिए गुरु को जो है किसी भी देश का निर्माता कहा गया। मोदी जी ने एक नया टाइटल दिया है कि ये आपके राष्ट्र निर्माता। तो निश्चित तौर पर एक टीचर, एक मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है और हमें उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आज चूंकि हम एक शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे विचार हमें यहाँ के शिक्षकों, यहाँ के प्रोफेसर्स के द्वारा सुनने के मिले हैं। यदि इन विचारों का जो संपादन है, इन विचारों का जो अगली पीढ़ी में जो विचार हमें देना है, उस प्रक्रिया के बारे में यदि हम सोचें
तो निश्चित रूप से हम एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, उनको भी हम सशक्त बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम करते हैं। तमाम प्रोफेसर्स हैं, उनका आपका बहुत धन्यवाद, आपने सब चर्चा में शामिल किया। मैं राहुल तिवारी आपसे विदा लेता हूँ।